ईरान और इजराइल ये दो मुल्क युद्ध लड़ने के लिए खुद को तैयार किए हुए हैं। दोनों के बीच वार और इसके बाद जवाबी कार्रवाई का दौर यानी पलटवार जारी है। ईरान तो इजराइल के निशाने पर है ही, साथ ही साथ लेबनान और सीरिया भी उसके टारगेट पर है। फिलहाल इन तीन मुल्कों में इजराइल अपनी सैन्य ताकतों के साथ जमकर तबाही कर रहा है। इन देशों के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वो हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, दूसरे वो जो ईरान के साथ। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर पलटवार करते हुए करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके बदले में 2 अक्टूबर को इजराइल ने लेबनान और सीरिया में हमला किया। स्ट्राइक लेबनान की राजधानी बेरूत और सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई। इजराइल के हमले में लेबनान में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं सीरिया के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद की भी मौत हो गई है। युद्ध के कोहराम के बीच बदलते हालात पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ईरान ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए 1 अक्टूबर को इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागी। इससे एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है। उसने लेबनान की राजधानी बेरूत और सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमला किया है। इस हमले में उसने नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर को मार गिराया है। लेबनान में जमीनी लड़ाई आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को तबाह कर दिया है। इस बीच मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली ने चेतावनी दी है कि इजराइल की एक तरफा कार्रवाई से मध्य पूर्व में व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। मिसाइल हमले के बाद से इजराइल आज बहु मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। उसे गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ने हमास को मिटाने के लिए पहले गाजा को तबाह कर दिया, फिर लेबनान में तबाही मचाई और अब ईरान समर्थित देशों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहा है। ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद G7 देशों ने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है। G7 में शामिल नेता ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कल हमने जो बातचीत की थी उसमें अंततः बात ये सामने आई थी कि दोनों ही देश ये जानते हैं कि ये युद्ध कितना बड़ा हो सकता है अगर आमने सामने की टकराहट हो। और जहां तक छद्म युद्ध की बात है तो वो ईरान और इजराइल के बीच में हमेशा चलता रहता है। इस समय हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। जो कार्रवाई की गई, लेकिन अब हम और उकसावे की कार्रवाई नहीं करेंगे, ईरान की तरफ से बात आ गई। फिर सभी इंतजार करने लगे कि अब पलटवार करने वाला है इजराइल, लेकिन वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। ये ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना था, जिनमें से एक डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU, एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही साथ आज पैनल पर मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब भी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर अंशु, क्योंकि कल आप चर्चा में थी तो मैं बातचीत को आपसे आगे बढ़ाना चाहूँगा। अभी G7, हम कल ये बात ही कर रहे थे कि दुनिया जो है वो किस तरीके से बटेगी इस मुद्दे पर। G7 ने एक कड़ा स्टैंड लिया है, निंदा तो की है, साथ ही साथ हो सकता है कुछ प्रतिबंध भी ईरान पर लगाए जाएं। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि स्थितियां वही हैं कि इजराइल जो है उसने भी अभी चेतावनी दी कि लेबनान के और कुछ इलाकों को खाली किया जाए, वहां पर कार्रवाई मेजर फोकस इजराइल का स्पष्ट है। लेबनान में वो पूरी तरह से हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है और ईरान शांत बैठा रहे, इस बात की गारंटी चाहता है। प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और कल हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि अब आगे किस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होगी। ये निर्भर करता है कि ईरान पलटवार करता है, सीधे सीधे नहीं करता है, क्या करता है। और एक बात मैंने कल भी रखी थी, इसके पहले भी रखी, आप ही के साथ रखी चर्चा में, कि बहुपक्षीय मंचों से जिस प्रकार से ईरान को सैंक्शंस झेलने पड़ सकते हैं, वो देखिए अब हम सामने देख रहे हैं, या निंदा का सामना करना पड़ेगा। और ईरान की जो बहुपक्षीय मंच हैं, जो ये तमाम मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं ईरान को फटकार पड़ेगी। और वो अब आप देखें तो यूनिलेटरल लेवल पर कई देशों से ईरान को फटकार पड़ रही है, कई ग्रुप्स से ईरान को फटकार पड़ रही है। G7 की तरह जो अंतरराष्ट्रीय मंच है, यूरोपियन यूनियन भी हमें लगभग बिल्कुल अपोजिशन में खड़ा हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो रिपरकशन होना ही था, क्योंकि जैसा कि हम जब वैश्विक स्तर से देख रहे हैं
कि कैसे इजराइल के पीछे अमेरिका और पूरी पश्चिमी दुनिया के शक्तिवान देश और उनसे बने हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर जब हम ईरान की ओर देखते हैं तो कुछ ये जो तमाम शिया मिलिशिया हैं या जो इस प्रकार के देश हैं जो इस तरह के संगठनों को बढ़ावा देते हैं, उनको छोड़कर जो सुन्नी देश हैं या वेस्ट एशिया के जो दूसरे देश हैं, वहां से भी जो ताकतवर देश हैं जैसे सऊदी अरब हुआ या यूएई हुआ, वहां से भी ईरान को समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आज हुआ यह है कि एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से फटकार पड़ी है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी बहुत नकारात्मक हमको एक स्टैंड ईरान के अगेंस्ट देखने को मिल रहा है। और जो ये सैंक्शंस जब आर्थिक स्तर पर जाकर के लगाए जाएंगे, इसका एक बड़ा नुकसान ईरान को भुगतना पड़ेगा, इस पर भी हमने चर्चा की है। लेकिन हाँ, इजराइल का भी हाल फिलहाल लेबनान पर फोकस है। कल से और आप देखिए हमले तेज हुए हैं और कुछ सैनिक इजराइल के भी मारे गए हैं। बैरूत में काफी नुकसान हुआ है, वहां के लोग मारे गए हैं। हाँ, तो आपने ठीक कहा। हालांकि हमने कल जिस स्टैंड पर बात कर रहे थे कि ईरान को भी कुछ करके दिखाना था, उनकी भी एक तरह से खुमैनी को ये दिखाना था कि भाई हम चुप नहीं बैठे हैं, हम देख रहे हैं, देखो हमने हमले कर दिए, इस टाइप की भी उनकी कुछ सिचुएशन है। मेजर जनरल अस्थाना, इसको थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम, और संजीव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। मेजर जनरल अस्थाना, हम ये जानते हैं कि इस क्षेत्र में इसी तरह का तनाव बहुत लंबे समय से बना रहा है, अलग अलग नेतृत्व आते हैं और उनके बाद में फिर हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग माहौल बनते हैं, हालात बनते हैं। इजराइल की अपनी पॉलिसी है वेस्ट बैंक, गजा को लेकर, ये सारी चीज़ें अभी तक काफ़ी लोग जो दर्शक देख रहे हैं इस विषय में दिलचस्पी लेते हैं वो सब, लेकिन सामरिक रूप से यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई भी है कि हमारी ताकत कितनी है। ईरान और इजराइल, उसमें दो बड़ी ताकतें हैं। क्या इजराइल सहयोगी ज्यादा होने की वजह से इस पर एज लेता दिखाई दे रहा, और आने वाले समय में, अभी भी वैसे देखा जाए तो सारे मुल्कों ने मिलकर भी हमला किया तो भी हरा दिया था इजराइल ने, तो क्या इजराइल एक बड़ी ताकत बन गया और ईरान के लिए अभी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है? देखिए, इजराइल के पास कुछ एडवांटेज है, कुछ उनको एक तरीके से बढ़त हासिल है। उनके पास जो एयर पावर है वो ईरान की एयर पावर से, और उसके जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमस हो, चाहे इराक में उनकी इकाइयां बैठी हैं जो वो हों, चाहे सीरिया में जो उनको सपोर्ट करते हैं वो लोग हों, तो उन सबसे ज़्यादा एयर पावर इजराइल के पास है और उसका एडवांटेज इजराइल को मिलता है। दूसरी चीज, इजराइल का एयर डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग है, तो इससे इजराइल को नुकसान कम होता है बजाय इसके जितना कि बाकी लोगों को, जैसे आपने गाजा में देखा, आपने अभी बैरूत में देखा, और जो हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर्स हैं उनका जो तहस नहस कर दिया गया, तो उधर एयर डिफेंस का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तीसरा है कि इंटेलिजेंस एपरेटस जो इजराइल का है वो बहुत अच्छा है, और उसके रहते इजराइल एक तरीके से जो सिक्योरिटी इनकी है इनको भेज चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उसने पेजर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के को मैनिपुलेट कर पाया, वो तभी हो सकता है जब कोई इंटरनली उनसे मिला हो। उसी मुताबिक इस्माइल हनी की जब हत्या हुई वो भी तभी हो सकती है जब कोई ना कोई वहां से ईरान का उससे जरूर मिला होगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इजराइल का पलड़ा इस मामले में, और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जिस तरीके से खुल के अमेरिका उसकी मदद करता है और ऐलान करता है कि भाई अगर इजराइल मुसीबत में आता है तो हम उसकी तरफ से खड़े हैं जी। ऐसा ईरान के पास कोई उसका तोड़ नहीं है, क्योंकि चाहे रूस और चीन कुछ उनके हक में स्टेटमेंट जरूर देते हैं, यूएन में भी कभी कभार उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है कि नहीं मैं मदद करूंगा। वो भी हालात की वजह से है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ दो बड़ी और ताकतें हैं, तो अमेरिका जिसके भी साथ होता है उसके अपोनेंट के साथ में उनके बयान आते दिखाई देते हैं। और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि खुलकर या सामरिक तौर पर जैसे ऐसा हो कि उसकी मदद करने के लिए कोई खड़ा, ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती। संजीव जी, G7 का प्रतिबंध ये सब तो है, लेकिन दुनिया क्या चाह रही है मैं ये भी समझना चाहूंगा। अमेरिका का स्टैंड हमको पता है, G7 देशों की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो भी हमें पता है। पूरी दुनिया की सोच इजराइल और इसके आसपास, उसमें ईरान क्योंकि अभी सीधे दिख रहा है, लेकिन ये पूरा उस क्षेत्र की भौगोलिक और जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बदलाव की दुनिया चाह क्या रही है कि लेबनान में क्या हो, इजराइल की क्या स्थिति हो, जिसको देखा जा रहा है, अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है। प्रवीण जी, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रश्न है और जिसमें कि हमारा अपना देश भारत भी है, और ये सभी चाहते हैं, विश्व के जितने भी जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो ये चाहते हैं कि आतंकवाद के ऊपर
विजय अवश्य होनी चाहिए। आतंकवादी जो संगठन, आतंकवादी जहां कहीं भी ऑपरेट कर रहे हो, उनको ऐसा स्पेस नहीं मिलना चाहिए और उनका खात्मा होना चाहिए। ये तो जिम्मेदार राष्ट्र अवश्य चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो विश्व के राष्ट्र, विश्व समुदाय ये भी चाहता है कि इस तरीके की जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई चल रही है उसका एस्केलेशन, उसका रीजनल एस्केलेशन इस तरीके का ना हो कि ये एक कोई क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए, ये कोई वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए। अगर ऐसा होता है तो ये न तो उस क्षेत्र के लिए और न तो पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। पहले से आप देख रहे हैं प्रवीण जी कि रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरे विश्व में, चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, सभी पर भारी जो है स्ट्रेस है। और दुनिया पहले से ही कोरोना के पेंडेमिक से जूझ रही थी, उसके बाद ये रशिया यूक्रेन की जो मैन मेड क्राइसिस है वो शुरू हो गई। और यदि फिर उसके बाद यदि एक कोई नया संकट, नया युद्ध शुरू हो जाता है मिडिल ईस्ट रीजन में, तो यहाँ पर तो विशेष रूप से जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं उसके ऊपर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ेगा। विश्व में जो क्रूड ऑयल के दाम है आप देख रहे हैं पहले से ही उछाल में है, जिस तरीके की आशंकाएं हैं। तो ऐसे में यदि ये जो कोई युद्ध, फुल ब्लोन वॉर शुरू हो जाता है इजराइल और ईरान के बीच में, तो ये पूरे विश्व में जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को सिवियरली डिस्टर्ब करेगा और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं होने देना चाहता। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल के समय में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जो फोन से बातचीत की, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद के संदर्भ में तो भारत इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा कि इजराइल को जो भी भविष्य में वो जो कार्रवाई करे उसको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो। अभी जो वर्तमान समय में प्रवीण जी आप देखिए तो इवन कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस बात को लगातार कह रहा है, इजराइल से सलाह दे रहा है। और जाहिर है कि यदि ईरान का कोई भी डायरेक्ट रिस्पांस, जो कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े हमले के बाद वो अवश्य आएगा और इसे इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अमेरिका भी कह रहा है कि आप रिस्पांस तो उसको कीजिए, लेकिन उसका रिस्पांस इस तरीके से कीजिए ताकि इसका कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो जाए। इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो सामरिक शक्ति, यानी कि दोनों के पास हथियार कितने हैं, कितनी ताकत के साथ लड़ सकते हैं, ये तो दिखाई जा रहा है। एक कूटनीतिक रूप से भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान को चुप रहने की एक तरह से स्थिति भी बनाई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की। इजराइल भी नहीं चाहता कि सीधे कॉन्फ्लिक्ट में वो ईरान से आए, लेकिन ईरान आने वाले समय के बारे में सोचता है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी चुनौतियां और बढ़ती चली जाएंगी। मेजर जनरल शशि अस्थाना, मुझे आप ये बताएं कि क्या ईरान जो है वो इस बात को जानता है कि युद्ध हुआ, अगर जिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात संजीव जी कर रहे थे ब्रेक से पर, तो वो दोनों ही देशों का, और खासतौर पर ईरान ने ही हिजबुल्ला को ट्रेंड किया एक तरीके से, उन्हीं की बनाई हुई वो एक आर्मी रही जो लेबनान में काम करती रही, आतंकी संगठन भी उसको कहा जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ईरान की स्थिति ऐसी हो गई है कि बोले तो दिक्कत है, नहीं बोले तो दिक्कत है? ईरान असमंजस में तो है, क्योंकि ईरान अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अभी अपनी तरफ से तो ईरान ने रिस्पॉन्ड कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी ये हमारी तरफ से हिसाब बराबर हो गया, लेकिन इजराइल कह रहा है कि नहीं, मैं दोबारा से रिस्पॉन्ड करूंगा। और उसके ऊपर जरूर ईरान ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो फिर हम और बड़ा हमला करेंगे। अब सवाल ये है कि दो चीजें मैं समझा दूं दर्शकों के लिए जी। सबसे पहले इन दोनों का बॉर्डर आपस में नहीं मिलता है, तो ग्राउंड लड़ाई तो हो नहीं सकती, इसलिए ये गिनना कि किसके पास कितने टैंक हैं, किसके पास कितना क्या है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर इजराइल ने भी जो कुछ भी करना है ईरान के ऊपर, वो हवाई हमला ही होगा, मिसाइल और ड्रोन्स का हमला, या उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल के पास अच्छे हैं, इनके फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत पुराने हैं और वो उसमें ईरान बहुत ज़्यादा ताकत में नहीं है। ईरान को सूट कर रहा था कि जैसे कि एक कोई भी कमजोर देश होता है, चाणक्य ने भी कहा है, वो कोशिश यही करता है कि प्रॉक्सी वॉर के थ्रू एक ताकतवर देश के साथ लड़ा जाए। तो उसको ये सूट कर रहा था कि हमास के थ्रू, ये हिजबुल्लाह के थ्रू अगर लड़ाई लड़ी जाए, या सीरिया में जो इनके शियाइट ग्रुप्स हैं उनके थ्रू, या इराक में जो हैं उनके थ्रू लड़ाई लड़ी जाए, वो ज़्यादा उसको सूट कर रहा था। डायरेक्ट लड़ाई, एयर टू एयर बैटल उनको सूट नहीं करता है, इसलिए वो बचना चाहेगा अभी। लेकिन अगर इजराइल, अब इजराइल ने ये बोला है कि मैं
रिस्पॉन्ड करूंगा तो जाहिर है कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब वो क्या कर सकते हैं? 4-5 उनके पास टारगेट हैं। एक तो है न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये बहुत डेंजरस है इजराइल के लिए। अमेरिका भी कह रहा है कि इसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगा जी, और इससे एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। उससे नीचे है उनके पेट्रोलियम डिपोज हैं, उनकी रिफाइनरीज हैं, और कुछ कॉमर्शियल टारगेट है जैसे हार्बर हो गए, और या किसी एक जैसे पहले इस्माइल को मारा था वैसे किसी और कमांडर को मार दें, या किसी नेता के ऊपर, बड़े नेता के ऊपर खतरा हो। तो इस किस्म के तरीके से इजराइल रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब इन चीजों के अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ में मेरा अपना मानना है कि ईरान के पास ऑप्शन ये है कि जैसे उन्होंने ये मिसाइल, बड़ी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल मारी थी, तो उन्होंने एक मैसेज दिया है इनडायरेक्टली, चाहे मीडिया में इतना ना आया हो, बट अमेरिका को बोला है कि भाई जितने आपके बेस है, मैं वहां पर एयर डिफेंस उतना तगड़ा नहीं है जितना इजराइल में है, तो मैं वहां पे मारूंगा अगर दोबारा से ये कुछ हुआ तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगी। और पहले भी अगर आप याद करें, जब सुलेमान को मारा गया था, उनका जो मेजर जनरल थे, तो उस टाइम में उसने अमेरिका के बेस पे हमला किया था और उसके बाद फिर बातचीत खत्म हो गई थी। वो भी सांकेतिक हमला था, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो इसी किस्म का ईरान जी, कल इस पर हम काफी बात करते रहे और यही बात निकल कर आई थी कि इसी तरह का प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा। डॉक्टर अंशु, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो मिडिल ईस्ट है, ये पूरा जो क्षेत्र है, पूरा रीजन, हम इजराइल, लेबनान, अभी फिलिस्तीन वाला जो मसला चल रहा था यहाँ तक तो रहे सीमित, फिर हम ये भी जानते हैं कि वहाँ के कई सारे देश हैं वो बैकअप दे रहे थे। फिलिस्तीन ऐसे ही नहीं चल रहा था, वो वहाँ पर चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, इनको बहुत सपोर्ट दिया गया। अब धीरे धीरे यहाँ क्या चेंजेस आप देख रहे हैं पॉलिटिकल, और आपको लगता है कि इजराइल अब पहले से भी ताकतवर था, अब और ताकतवर हो जाएगा, इससे विचलन और बढ़ रहा है? दो बिंदुओं के माध्यम से आपके प्रश्न का मैं जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पूरे वेस्ट एशिया की बात कही है, जिसको आप मिडिल ईस्ट कह रहे हैं उसको मैं इंडियन स्कॉलर होने के नाते वेस्ट एशिया कहती हूँ, क्योंकि जो ज्योग्राफी की दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण है। अब जब हम इस वेस्ट एशियन रीजन को देखते हैं प्रवीण जी, तो एक तो इसके इतिहास को समझना जरूरी है, जहां से हमको ये समझ में आता है कि जो इतने कॉन्फ्लिक्चुअल हिस्ट्री है, विशेषकर एक मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम देखते हैं, वो क्यों रही है। और दूसरा ये कि जो ये तमाम अरब दुनिया के देश हैं, जो एक खाड़ी के देश हैं, ये जो वेस्ट एशिया के देश हैं, ये पश्चिमी दुनिया के देशों से इतना चिढ़ते क्यों है या इतनी राइवलरी क्यों रही। और दूसरा बिंदु कि अब क्या बदलाव आ रहा है। तो जब हम एक ऑटोमन एम्पायर की तरफ जाते हैं 14 AD के आसपास, तो तब तक एक बड़ा मल्टीकल्चरल, अलग अलग रेस के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग प्रकार के लोग इस पूरे क्षेत्र में रहते थे। ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पर राज करता था और सौहार्द था, शांति थी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर प्रथम विश्व युद्ध आया। अब प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते होते ऑटोमन एम्पायर की बुरी तरह से हार हुई, और ये जो तमाम अरब दुनिया के देश थे, इनको एक कॉलोनियल बंटवारे के तहत जो यूरोप के शक्तिवान देश थे, उन्होंने फिर बांटने के अलग अलग अग्रीमेंट्स किए। तो इसमें एक साइक पिकेट समझौता बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो ये जो अभी का इजराइल और पैलेस्टीन है, इसमें और भी, इसमें साउथ इराक और भी कई देश जो थे इस क्षेत्र के, वो ब्रिटेन के हिस्से में आए। और यहीं से जो आज जो ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का संघर्ष है, एक अगला समझौता आता है, वो बाफर अग्रीमेंट है। क्योंकि ये क्षेत्र ब्रिटेन के पास आया, तो एक बाफर अग्रीमेंट हुआ। एक लेटर था अल्फ्रेड बाफर का 1917 में, जिसके तहत जो ज्यूज थे, चूंकि ये उनका भी प्रॉमिस लैंड था ये वाला क्षेत्र, तो उन्हें बड़े पैमाने पर यहां पर स्थापित करने की बात की गई। और इसके बाद हम इजराइल की उत्पत्ति देखते हैं। तो यहां से जो ये पूरा आज का इजराइल और पैलेस्टीन का संघर्ष है, एक तो हम उसे देखते हैं, क्योंकि इजराइल के इस एग्जिस्टेंस को और ज्यूज के वहां बसाए जाने का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, क्योंकि जो अरब दुनिया के देश थे, उन्हें ये तो दोनों ही समझौते थे, उनसे अनभिज्ञ रखा गया। तो ये कारण है कि ये जो तमाम खाड़ी देश हैं या वेस्ट एशिया के देश हैं, इनका अविश्वास रहा है पश्चिमी दुनिया के देशों के प्रति। फिर धीरे धीरे स्थितियां बदली, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों को आजादी मिली। और अब जब हम आते हैं, तो अब आपके प्रश्न के को मैं जो दूसरे बिंदु के माध्यम से उत्तर देना चाह रही हूं, वो ये है कि पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र के देशों को न सिर्फ अपना महत्व, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियां भी समझ में आ रही कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं इस क्षेत्र को।
और उन्हें समझ में आया कि अगर विकासशील से विकसित बनना है और वैश्विक शक्ति बनकर उभरना है तो इन शक्तिवान देशों के साथ में ही हाथ मिला करके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों को लेकर के साथ में चलना होगा। तो यही कारण है कि जब आप सऊदी या यूएई जैसे देशों को देखते हैं तो उन्होंने धीरे धीरे अपने संबंध सामान्य किए और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अमेरिका की एक अच्छी पैठ, अच्छी पकड़ बन चुकी है। तो अब जो स्थितियां हैं उसमें इजराइल को भी न सिर्फ एक अपरोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है, हम ये नहीं कह सकते कि वेस्ट एशिया के तमाम जो मुस्लिम देश है उन्होंने इन आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया है और वो सब इजराइल के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। कई देश ऐसे हैं जो अभी एक बहुत ही कूटनीतिक चुप्पी भी साधे हुए हैं। हाँ नहीं, वो जो मौन समर्थन था ना, वो भी एक चर्चा का विषय रहा। मौन रहना भी अपने आप में एक समर्थन होता है। हम ऐसे दुनिया के कई बड़ी बड़ी शक्तियों को देख रहे हैं। अब G7 ने अभी बोला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोले थे। जो भी होता रहा चलता रहा, सब देखते रहते हैं बड़े बड़े देश। संजीव जी, मैं चाहूंगा कि एक पहलू ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कुछ जानकारियां डॉक्टर अंशु ने दी। अभी वर्तमान में एक तरीके से इसको ऐसा कहा जाए कि इजराइल भी अपना विस्तार करना चाहता है, खासतौर पर नेतन्याहू, उनकी जो पर्सनालिटी रही है, और विस्तार से उनका मतलब है कि गजा, वेस्ट बैंक या आसपास, और स्थिरता भी चाहते हैं, जैसा आप कहते रहे कि आतंकी संगठनों की वजह से वो परेशान रहा। तो ऐसे में निकट भविष्य में इजराइल की चाहत क्या दिखती है कि वो क्या क्या अपने हिस्से में ले ले और किस तरीके से स्थिरता आ पाएगी? क्योंकि जहां जहां उसकी बॉर्डर लगती जाएंगे फिर वहां वहां पर वो स्थितियां पैदा होती जाएंगी। देखिए प्रवीण जी, इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने ये जो युद्ध शुरू किया, उसकी जो शुरुआत है वो आतंकी संगठन हमास के द्वारा पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को की गई थी। और हमास के द्वारा ये जो 7 अक्टूबर का आतंकी हमला था, उसके पीछे की सोच ये थी कि इजराइल की जो सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की जो बातचीत चल रही है, जिसे हम रीजनल इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसे एक पीस प्रोसेस का नाम दिया जा रहा था, अब्राहम एकॉर्ड्स 2020 में साइन हो जाने के बाद जिस तरीके से एक करके एक अनेक जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं वो इजराइल के साथ अपने संबंध बढ़ाते जा रहे थे, सुधारते जा रहे थे, रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे। और अब यूएई, बहरीन इत्यादि ने संबंध अपने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया था। सऊदी अरबिया भी अब रिकॉग्निशन की बहुत ही कगार पर पहुंच गया था। अमेरिका उसको पूरी तरीके से इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा था। तो ऐसे में ये जो आतंकी संगठन है, ये नहीं चाहते थे कि इजराइल का इस तरीके से रीजनल इंटीग्रेशन हो, इजराइल के जो संबंध हो वो अन्य जो अरब राष्ट्रों के साथ बेहतर हो। और उस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए, इजराइल को मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करने के लिए उन्होंने 7 अक्टूबर की ये साजिश रच डाली। जहां तक इजराइल का प्रश्न है, तो आप जानते हैं प्रवीण जी कि ये जो हमास है ये 2007 से गाजा पर शासन कर रहा था और इजराइल ने अपनी पूरी कोशिश की कि डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट ये हमास जो है एक आतंकी संगठन है, इजराइल ने हर तरीके से एक अपने संबंधों को मैनेज करने की कोशिश की। यहाँ तक कि अनेक जो गाजा के लोगों को वर्क परमिट इत्यादि देना, उनको सपोर्ट देना और हर तरीके का इस तरीके का अरेंजमेंट किया ताकि एक मैनेजमेंट रिलेशनशिप गाजा में जो हमास का शासन है इजराइल के साथ किया जा सके। लेकिन ये जो प्रक्रिया 2007 से चल रही थी, लेकिन हमास का जो वास्तविक चरित्र, जो उसका आतंकी चरित्र है, वो शुरू से कायम रहा। हमास ने 2007 से टनल्स का जो है जाल बिछाया और जाहिर है कि वो शुरू से ही इजराइल के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ने की साजिश रच रहा था। और जब ये इजराइल का जो रीजनल इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है आगे बढ़ रहा था, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, तो ये जो आतंकी संगठन है, जाहिर है उसके पीछे ईरान की जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, अन्य जो हिजबुल्लाह और हुती भी उसमें उसको पूरी तरह से बैकिंग और सपोर्ट देने का और साजिश को रचने में उन्होंने उसकी सहायता दी। और हमास ने ये जो हमला है कर डाला, जिसमें एक ही दिन 1200 से भी ज्यादा लोगों की बर्बर निर्मम हत्या की गई। बच्चों, महिलाओं तक को जो है नहीं छोड़ा गया। व्हील चेयर पर बैठे हुए बुजुर्गों की हत्याएं की गई। 250 से भी ज्यादा लोगों को ये हमास बंधक बना के ले गया। आज भी बहुत सारे लोग उन्होंने बंधक बना के रखे हुए हैं। और ये जो पूरा हमला था, ये इजराइल को की नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को तोड़ने के लिए था। और इसके पीछे जो सोच है वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की सोच। ये जो आतंकी है ये कभी भी नहीं चाहते कि विश्व में जी, आपने अब्राहम अकॉर्ड की बात भी की है, वो भी महत्वपूर्ण है। वो उसके बारे में भी दर्शकों को किसी दिन डिटेल में समझाएंगे, अभी भी थोड़ी बात कर सकते हैं। लेकिन मेजर जनरल अस्थाना,
अभी मैं चाहूंगा इस बात को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं। अभी एक खबर आ रही है और पुष्टि हो जाएगी उसकी कि हमास चीफ के भी मारे जाने की खबर आ रही है। गजा में अभी जो अटैक हुआ है ताज़ा, ये मीडिया रिपोर्ट से अभी अभी की खबर है जब हम आप बात कर रहे हैं तब। और इसी तरह से हम जानते हैं नसरल्ला को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी ये जो खात्मे का सिलसिला है ये कहाँ तक, और इसमें क्या इजराइल लेबनान में क्या स्थिति बनेगी? पहले भी हम देख चुके हैं कि ऐसा नहीं इजरायली सेना पहली बार लेबनान में घुसी हो, 92 का भी संघर्ष रहा है, हालांकि उस वक्त वापसी करनी, तो ये संघर्ष हमेशा बरकरार रहता है। या स्थितियां जो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो आने वाले दिनों में एक गजा वेस्ट बैंक इसको लेकर तो हम जानते हैं कि ठीक है ये इजराइल का हिस्सा हो भी सकते हैं, या इसमें फिलिस्तीनी जो हैं वो इजराइल की नागरिकता आते हैं नहीं आते हैं, ये आने वाले समय। लेकिन लेबनान से क्या चाह रहा है इजराइल? यानी वो कितना विस्तार करेगा अपना, या इनको छोड़ देगा और कंट्रोल में रखेगा, अपनी फौजें तैनात कर देगा? क्या स्थितियां होंगी? देखिए, लेबनान में इजराइल का मकसद है कि उनके जो नदर्न इजराइल में जो लोग थे जो अभी वहां से छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने रॉकेट मार मार के उनका जीना मुश्किल कर दिया था, तो वहां से वो लोग निकल गए। तो अभी उनको दोबारा से बसाना है। अब उनको बसाने के लिए इजराइल ये चाह रहा है, उसने अभी अल्टीमेटम दिया है लेबनान के लोगों को कि साउथ लेबनान आप छोड़ दीजिए, एक नदी है बीच में आती है, और उस नदी के आप नॉर्थ में चले जाइए, और ये इस हिस्से को इजराइल एक बफर जोन में क्रिएट करना चाहता है, इसीलिए ये ग्राउंड ऑपरेशन वो आगे बढ़ाना चाह रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि अभी ये एक मोमेंटम भी बना हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, उसके बाद में पूरा कम्युनिकेशन उनका तितर बितर हो गया, कंफ्यूजन काफी जबरदस्त है। और ये मौका इजराइल को लगता है कि ये ऐसा मौका है जिसमें मैं इसको अब मैं काफी आगे तक बढ़ सकता हूँ और इतनी बफर जोन बना सकता हूँ कि मेरे जो नॉर्दर्न इजराइल में हैं वो लोग जो नागरिक हैं उनको ये लोग परेशान ना करें। तो ऐसा इजराइल का मकसद है जहां तक लेबनान का सवाल है। जहां तक वेस्ट बैंक और गाजा का सवाल है, इजराइल की मंशा ये है कि एक इनका एम था, नेतन्याहू हार्डलाइनर हैं, उनका एक एम था, ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं वो, कि ये पूरा इलाके में सिक्योरिटी सिस्टम मेरा ही होगा और बाकी जो है वो रहे यहाँ पे पैलेस्टीनियन, उससे मेरे को परेशानी नहीं है, लेकिन आतंकी गतिविधि ना करें, लेकिन और सिक्योरिटी सिस्टम हमारा होगा। ये उनकी मकसद है। इसलिए ये जो सीजफायर की बात थी वो भी इसी बात पे अटक गई थी कि वो ये कह रहे थे कि जो रफा क्रॉसिंग है वहां पे मेरे आदमी होंगे और जो इजरायली सोल्जर हैं वो वापस नहीं आएंगे, जो जितनी भी क्रॉसिंग है, और एक और क्रॉसिंग थी जहाँ पे वो अपने सोल्जर्स को छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि नहीं तो हमास दोबारा से फिर खड़ा हो जाएगा। अब इन सब चीजों को, और दूसरी चीज जो आपने एक चीज पूछी कि ये जो कमांडर मर रहे हैं, कमांडर मरने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ समय तक के लिए डिस्टर्बेंस होता है, फिर नया कमांडर खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद में ऐसा नहीं है कि अलकायदा में बगदाद वो मर गया, बगदादी मर गया, ISIS में या अलकायदा में ओसामा बिन मर गया तो उसके बाद ये बंद हो गई ऑर्गेनाइजेशन, बंद नहीं होगी। जहां तक लो लेवल की लड़ाई है वो चलती रहेगी, प्रॉक्सीज चलती रहेंगी। कारण ये है क्योंकि इजराइल ने जो शुरू के 8-9 महीने में जो हमला किए थे उसमें इजराइल के बरखिलाफ बहुत ज्यादा नफरत है पैलेस्टीनियन लोगों में। ये नफरत जो है ये इतनी आसानी से जाने वाली मेजर जनरल अस्थाना, कल हमारी बातचीत जो है वो अंततः इसी पर आई थी कि एक जहनियत की बात है, ये बात है ही नहीं किसी ग्रुप की या लोगों की, जो युवा हैं उनके जहन में भी क्या रहता है, और अगर ये संघर्ष चलता रहता है तो फिर ये इस तरह के कई कमांडर और ऐसे कई ग्रुप, हो सकता है ग्रुप्स के भी नाम बदल जाए या सेम ग्रुप ही चलता रहे, लेकिन वो हालात कभी नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि वो जहनियत कभी नहीं बदल पाती और उसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर अंशु, जो अब्राहम अकॉर्ड की जो बात की जा रही थी, अभी जो संजीव जी ने उसका जिक्र भी किया, अरब देश और इजराइल धीरे धीरे इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि एक मजबूत देश के तौर पर उभर कर सामने आए। जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं इसमें अरब देशों के साथ, एक्सेप्ट ईरान का तो हम जानते हैं कि सीधा चल ही रहा है मामला, बाकी के जो देश हैं जिनके साथ एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस चल रही थी, वो मजबूत होगी या कमजोर होगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि फिर वही बात जो मैंने कल कही थी कि अगले 48 घंटे में इजराइल कौन सा रास्ता चुनता है। अगर सीधा एरियल अटैक होता है, क्योंकि ईरान पर ग्राउंड अटैक की तो संभावना नहीं है, तो जो होगा तो एरियल अटैक होगा। यदि अगले 2 दिन में इस प्रकार का कोई हमला इजराइल कर देता है ईरान पर, तो स्थितियां बहुत अलग हो जाएंगी प्रवीण जी। नहीं करता है तो उसका फिर नतीजा एक अलग होगा। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल हम ट्रंप से आए कुछ स्टेटमेंट्स को भी देखें। आज ट्रंप ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्योंकि उन्होंने वो वेस्ट एशिया पीस प्लान 2020 में शुरू करवाया था
और इसमें 10 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। उसमें यूरोप के कुछ देश, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इजराइल, पैलेस्टीन और भी तमाम जो ये अरब दुनिया के देश हैं वो इसके सदस्य हैं। तो ही इज क्वाइट होपफुल कि इस पर आगे काम करना चाहिए। तुरंत 1 साल के लिए सीज फायर की घोषणा करके डिप्लोमेटिक टेबल पर आकर सारी पार्टीज को बात करनी चाहिए। तो एक चीज तो हम समझ रहे हैं कि बीते वर्षों में किस प्रकार से इजराइल के जो अरब दुनिया के बाकी के देश हैं उनके साथ किस प्रकार से संबंध जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन की ओर गए और बेहतर भी हुए, क्योंकि ये तमाम देश फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच रहे हैं, ये आगे प्रगति करना चाहते हैं। ईरान में मुझे ये दिख रहा है कि जो खुमानी की अपनी मंशा है कि वो एक सुप्रीम मुस्लिम लीडर के रूप में अपने आप को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना चाह रहे हैं। शायद यही कारण है कि बीते दिनों उन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट भी दिए थे, जिसकी की भर्त्सना ऑफिशियली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से की गई थी। तो जिस प्रकार से खुमैनी अभी एक प्ले कर रहे हैं, जिस प्रकार के बिल्कुल फ्रंट फुट पर हैं और वो खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है यही कारण है कि ईरान के साथ हॉस्टिलिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जो बाकी के देश हैं, चाहे वो सऊदी जैसा देश हो या यूएई जैसा देश हो, इजराइल के साथ, फॉर दैट मैटर अमेरिका के साथ, इन देशों के संबंध सामान्य से बेहतर की ओर होते जा रहे हैं। कई अग्रीमेंट्स इन देशों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चरल रूट के डेवलपमेंट को लेकर के समझौते हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यदि इजराइल इस पूरी परिस्थिति को शांति की ओर ले जाना चाह रहा होगा तो फिलहाल अभी हमला न करते हुए कहीं ना कहीं जो ये वेस्ट एशिया पीस प्लान जो 2020 में शुरू किया गया था, इसमें शायद कोई गुंजाइश निकालने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर स्थितियां बहुत भिन्न हो जाएंगी। जैसा मैंने बहुत शुरुआत में, जब मेजर जनरल अस्थाना से हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि भाई जो हम कर रहे हैं हमको करने दो, इसमें छेड़छाड़ मत करो। ईरान कह रहा है कैसे चुप रहे हैं भाई, हमारा ही सब बनाया हुआ और तुम हमारा ही खेल बिगाड़ रहे हो। ये वाली स्थिति चल रही है, लेकिन ये बड़े कूटनीतिक तरीके से भी चल रही है और इजराइल कुछ चीजें जो उसने ठान रखी है उससे तो पीछे नहीं हटेगा। हाँ, इस बीच में कोई नया संघर्ष उसके सामने आ जाता है तो वो उसके लिए भी खुद को तैयार कर रहा होगा। संजीव जी, इससे ये जो डॉक्टर अंशु कह रही थी उससे एक सवाल ज़हन में आता है कि हम जानते हैं इजराइल और हमारी मित्रता, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट रहा है, हम उनके साथ भी खड़े दिखाई देते हैं। ये जो ईरान और इजराइल वाला नया रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की आशंका दिखाई देती है या एक थोड़ा छद्म युद्ध दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोगों का स्टैंड क्या रहता है? देखिए, भारत आतंकवाद के संदर्भ में बहुत ही लाउड एंड क्लियर स्टैंड है कि भारत आतंकवाद के ऊपर सभ्य समाज की विजय देखना चाहता है। और इजराइल जब आतंकवाद के विरुद्ध एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें भारत उसके साथ खड़ा है। लेकिन साथ ही साथ भारत इस बात को भी देखना चाहता है, इंश्योर करना चाहता है कि ये जो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है वो इस तरीके का ना हो जाए कि ये एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए, एक रीजनल एस्केलेशन इसका ना हो। इस बात को भी भारत अवश्य देखना चाहेगा और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस बात में सलाह भी दी और अपनी अपील भी की कि उनका जो ऑपरेशन है वो इस तरीके का हो कि वो क्षेत्रीय युद्ध में न बदले। लेकिन आपने जो ईरान के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा था, देखिए मेरा ये मानना है कि ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज इस बात को कभी भी नहीं चाहेंगे कि इजराइल की जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है संबंधों को सामान्य करने की वो आगे बढ़े। और इसी नॉर्मलाइजेशन को डिसरप्ट करने के लिए, इसको पूरी तरीके से डिरेल करने के लिए उन्होंने 7 अक्टूबर जैसा हमला किया। और अभी भी जो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो, चाहे वो स्वयं ईरान हो, वो इस बात को लेकर के अनेक साजिशें अवश्य रचेंगे कि इजराइल की ये जो बातचीत की प्रक्रिया सफल ना हो, इजराइल का जो रीजनल इंटीग्रेशन ना हो पाए। और इस बात को इजराइल जानता है कि ईरान आने वाले भविष्य में, चाहे वो स्वयं से या अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, जब कभी भी इजराइल नॉर्मलाइजेशन के लिए फिर से आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला हो सकता है। और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कोई आतंकी संगठन या उसका जो बैकर ईरान ऐसा करने का दुस्साहस न कर सके, वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कमजोर करके रखना चाहता है, पूरी तरीके से उसे अंदर से खोखला कर देना चाहता है। उसी तरीके से हूती का अगला टारगेट, अगर आप पूछें कि इजराइल का अगला टारगेट सब्सटेंशियल जो मेजर ऑपरेशन के तहत कौन होगा, तो मेरा मानना है कि हूती की जो लीडरशिप है वो टारगेट की जाएगी और हूती को भी कमजोर और खोखला करने की जो पूरी कोशिश है, जो पूरी बड़े ऑपरेशन है वो इजराइल कंडक्ट करेगा। क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है प्रवीण जी कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो ईरान के जो प्रॉक्सीज, चाहे हूती, हमास, हिजबुल्लाह, ये कभी भी नहीं चाहते
कि इजराइल का रीजनल इंटीग्रेशन हो। कुल मिलाकर ईरान भले ही कहे कि नहीं देखिए हमने तो एक उकसावे की एक कार्रवाई कर दी, अब नहीं करेंगे, लेकिन उसका युद्ध कभी नहीं रुकता है। वो युद्ध हमेशा से चल रहा है, बस तरीका अलग है। वो हिजबुल्लाह के माध्यम से चलता है, हमास के माध्यम से चलता है, हूती के माध्यम से चलता है। इस तरीके से वो एक तरीके से अस्थिरता का माहौल इजराइल में बनाए रखता है। तो अब भाई इजराइल का जी एक बात मैं और कहना चाहता था, देखिए ये बेहद आवश्यक है इजराइल के लिए भी, सभ्य समाज के लिए भी, कि वो आतंकवाद के ऊपर काइनेटिक एक्शंस हो। आतंकवाद के विरुद्ध जो फिजिकल मिलिट्री एक्शंस अवश्य होनी चाहिए और प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, जो कि बढ़ रही है। लेकिन यदि भविष्य में इजराइल की अरब राष्ट्रों के साथ रीजनल इंटीग्रेशन की, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सभ्यताओं के बीच में संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो ये आतंकवादियों की सबसे बड़ी हार होगी। और ये आतंकवादी जो नहीं होने देना चाहते थे, उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ठीक कह रहे हैं आप। जिस स्थिरता की हम बात करते हैं, जो सचमुच स्थिरता है, वो तभी आएगी जब संवाद होगा, समन्वय होगा, आपस में एक्सचेंजेस होंगे। मेजर जनरल अस्थाना, अब ईरान का स्टैंड एक बार तो ऐसा रहा कि खुमैनी जो है वो अपनी ताकत को भी दिखाना चाहते हैं, चलिए एक बार हमला कर दिया। अल्टीमेटली ये जो एयर स्पेस है, इसमें जितने देश पड़ते हैं, और जब इन दोनों के बीच में वॉर होगा तो बीच में बाकी के देशों के स्टैंड को लेकर आपकी समझ क्या कहती है कि ये इन देशों का स्टैंड ये हो सकता है? हमने अब्राहम अकॉर्ड की बात की और हम देख रहे हैं कि उस पर असर पड़ा है। ये जो हमास का हमला हुआ, उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई हुई। देखिए, इजराइल ने जो शुरू में 8-9 महीने जो लड़ाई लड़ी थी, आपने देखा होगा वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल के अगेंस्ट जा रहा था, क्योंकि बच्चे और औरतों की काफी मौतें हो गई थी, यूएन स्टाफ की मौत हो गई थी। तो उसमें, लेकिन अब जब टेररिस्ट लीडर्स को ऊपर हमला करा, तब आपने देखा होगा वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल के फेवर में आ गया, क्योंकि सब ये मानते हैं कि भाई टेररिस्ट जिसने 7 अक्टूबर के ऊपर आपके ऊपर हमला करा, उसको मारिए, आप जितना मर्जी मारिए, कोई नहीं बोलने वाला कुछ, लेकिन इनोसेंट को मत मारिए। ये एक रैशनल वर्ल्ड ओपिनियन था। अब देखिए, जहां तक मेरा अपना मानना है कि इजराइल के सामने विकल्प यही है कि वो स्टैंड ऑफ अटैक करेंगे। पहले भी मिसाइल ईरान ने मारी थी, तो वो भी इन देशों के ऊपर से गई थी, तो इन देशों ने कुछ नहीं किया। अब तो जब इजराइल पलटवार करेगा तो भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ बोलेंगे इस बारे में। और जो टारगेट्स हैं, न्यूक्लियर टारगेट, वो हमला नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ या तो सांकेतिक मैसेज दे सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसी के साथ मार दिया, और ये संकेत दे दिया कि भाई हम यहाँ भी मार सकते हैं नेक्स्ट टाइम, या किसी और टारगेट को उन्होंने, जो इससे कम अहमियत वाला टारगेट है, जिससे रीजनल एस्केलेशन बहुत ज्यादा ना हो, तो इस किस्म का कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल बोल चुका है, नेतन्याहू बोल चुके हैं कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक जगह, एक तरीके से वो बंध गए हैं, और अमेरिका भी ये नहीं कह रहा है कि आप मत कीजिए रिस्पॉन्ड, वो भी यही कह रहा है कि भाई आप न्यूक्लियर पर मत मार देना। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि कुछ इस किस्म का ही कुछ एक्शन होगा, और ज्यादा नुकसान इजराइल का भी नहीं हुआ है। दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट है कि ईरान ने जो टारगेट की थी, जो मिसाइल 180 मारी थी, वो रिहायशी इलाकों में नहीं मारी थी। उसने 3 जगह मोसाद हेडक्वार्टर और 2 एयरबेस, उनको टारगेट किया था स्पेसिफिकली। तो जाहिर है कि जब इजराइल रिस्पॉन्ड करता है, तो वर्ल्ड पावर्स ये उम्मीद करेंगी कि भाई तुम भी कुछ इस किस्म का टारगेट वो करो जिससे कोलेटरल डैमेज ज्यादा ना हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ इस किस्म का एक स्टैंड ऑफ अटैक होगा, और रीजनल वॉर के यहाँ पर हालात ना बने, जैसा संजीव जी हमेशा कहते हैं कि वो हालात ना बने कि 2 देशों का युद्ध यहाँ पर बड़े भयंकर तरीके से शुरू हो गया। इसको अवॉइड किया जाएगा, और मैसेजिंग यानी एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। संजीव जी, यूएस इलेक्शन का कितना असर पड़ेगा, यानी कौन बनता है प्रेसिडेंट, वो भी एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं चाहूंगा संक्षिप्त एक टिप्पणी इस पर भी करें कि यूएस में जो अभी पॉलिटिकल चेंजेस होंगे नहीं होंगे, उसका कितना असर इस कॉन्फ्लिक्ट पर पड़ेगा। देखिए, जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इजराइल के साथ संबंधों का प्रश्न है, तो जैसा कि यूएस की तरफ से लगातार कहा जाता है कि उनकी जो पार्टनरशिप है वो आयरन क्लॉड है, अनशेकेबल है, स्टेट फर्स्ट कमिटमेंट है, और वो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी की भविष्य में सरकार क्यों ना बन जाए, डोनाल्ड ट्रंप यदि राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो आप देखेंगे कि तब भी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इजराइल के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, और वो कहीं ज्यादा, मेरा मानना है कि इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर और गहरा हो जाएगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो कमिटमेंट है इजराइल की रक्षा को लेकर के, और इजराइल को हर तरीके का सपोर्ट देने को लेकर के, वो 100% है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के बीच की जो संबंध है वो बहुत ही गहरे हैं, प्रगाढ़ है। 7.5 मिलियन की
जो एक बहुत ही स्ट्रांग जूइश कम्युनिटी है अमेरिका में, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। उसका पूरे अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट में गहरा प्रभाव है। और अमेरिका में कोई भी सरकार क्यों न बन जाए, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इजराइल को लेकर स्टैंड ये रहेगा, जिस लॉबी की बात की जाती है कि एक इजरायली या यहूदी लॉबी बहुत शक्तिशाली यहाँ पर है, वो बरकरार ही रहती है। डॉक्टर अंशु, मैं चाहूँगा क्लोजिंग कमेंट में आप थोड़ा सा ईरान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर कितना असर पड़ रहा है, खासतौर पर अरब देशों में। क्या ईरान अलग थलग पड़ रहा है, इसकी चिंता उसको है, या फिर कुछ भी हो जाए अरब देश इस बात का दबाव बनाएंगे कि नहीं भाई इजराइल देख लो, ईरान को छोड़ोगे, ईरान के साथ नहीं चल पाए तो हमारे साथ भी नहीं चल पाओगे, ऐसी कोई स्थिति बनेगी? ईरान, मैंने जैसा कि कहा कि खोमेनी की जो अभी एक मंशा है उसको एक देश के रूप में खोमेनी ईरान के रूप में प्रस्तुत करके वैश्विक स्तर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक सुप्रीम इस्लामिक लीडर के रूप में अपने आप को पूरे वैश्विक स्तर पर अभी पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन ईरान को ये समझने की आवश्यकता है कि खुद मतलब मुस्लिम दुनिया में जब हम देखते हैं तो शिया और सुन्नी विभाजन हमें साफ दिखाई पड़ता है, और यही विभाजन हमें अरब दुनिया में भी दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि ईरान का जो समर्थन करने वाले ये तमाम मिलिशिया ग्रुप हैं, ये शिया डोमिनेटेड ग्रुप्स हैं या जो शिया डोमिनेटेड देश हैं। बाकी के देशों का इस तरह का कोई समर्थन ईरान को है नहीं। ईरान अमेरिका के अपने बायलैटरल रिलेशंस भी बहुत खराब हैं। भारत ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे प्रश्न चिन्ह तब लगा जब खोमेनी ने पिछले दिनों भारत के ऊपर बहुत ही नकारात्मक टीका टिप्पणी की, जिस पर हमने ऑफिशियली आईना भी दिखाया ईरान को। ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ रहा है और अपनी लड़ाई उसने आउटसोर्स कर रखी है अभी तक तो, कि भाई हमारी लड़ाई आप लड़ो। तो ये तमाम जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं इनको एक्टिव कर रखा था ईरान ने। अब ईरान सीधे सीधे आया है मैदान में, लेकिन इसकी वजह से मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि छवि भी खराब हो रही है और इसके आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी और छवि पर भी। और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि अगले अब पहले 72 घंटे कह रहे थे, अब मुझे लगता है अगले 48 घंटे कहना चाहिए। हालांकि कुछ नहीं कह सकते इस तरह के युद्ध के माहौल में, ईरान ने भी तो अचानक हमला किया, तो क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या क्या बातें हैं जो सभी के जहन में, और किन चीज़ों को लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ रही, कौन किसके साथ है, जैसी बहुत सारी बातें इस चर्चा में निकल कर आई है, जिसके लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। मेजर जनरल अस्थाना आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियाँ देने के लिए।